गरीब स्कूल स्टूडेंट के लंबे हाथ। जानवी फटे पुराने कपड़े पहने स्कूल बैग लिए सड़क से पैदल जा रही थी। आज तो बहुत लेट हो गई। मैं किसी से लिफ्ट मांग लेती हूँ। आंटी जी, मुझे आगे तक लिफ्ट दे दीजिए ना। ए, चल हट भिखारी कहीं की। अपना हुलिया देखा है आईने में तूने? रास्ते की भिखारी लग रही है तू। आंटी, आपको लिफ्ट नहीं देना है तो मत दीजिए, पर मेरी गरीबी का इस तरह मजाक तो ना उड़ाइए। मुझसे जुबान लड़ाती है? पता नहीं इस दुनिया में गरीबों के साथ लोग ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। इधर वही महिला अपनी स्कूटी पर उसी गांव की एक स्कूल के बाहर आती है। उस महिला का नाम राशि था। तो ये है मेरा नया स्कूल। अब देखना कैसे मैं अपनी क्लास के नए स्टूडेंट्स को मजा चखाती हूँ। राशि स्कूल के अंदर आती है और 10वीं क्लास में चली जाती है। अंदर क्लास में सभी स्टूडेंट स्कूल का यूनिफॉर्म पहने बेंच पर बैठे थे। स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ तुम्हारी नई टीचर राशि। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे क्लास में जरा भी मस्ती शोरगुल पसंद नहीं है, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छड़ी से उसकी खूब पिटाई करूंगी। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। अरे पायल, ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक लगती है। हाँ यार, पता नहीं, देखते हैं अब ये क्या करती है हमारे साथ। तभी उसी क्लास से बाहर जानवी आती है। तू यहाँ कैसे आई भिखारी? मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो तू भिखारी इस क्लास की स्टूडेंट है। मैं इस क्लास की नई टीचर हूँ। तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? टीचर जी, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तुझे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आना होगा, और स्कूल में इतना लेट आने पर तुझे सजा मिलेगी। चल हाथ निकाल अपना। माँ। तभी जानवी क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। बड़ी जुबान लड़ा रही थी ना मुझसे। अब देखती जा भिखारी, मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। चलो सबसे पहले इस क्लास के स्टूडेंट से अपना आज का जेब खर्च निकालती हूँ। तभी राशि सामने बैठे राहुल को बुलाती है। कितने पैसे है जेब में? टीचर जी 20 रुपए हैं। चल निकाल पैसे। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी राहुल अपनी जेब से पैसे निकालकर अपनी टीचर राशि को दे देता है। चल अब अपने बेंच पर जाकर बैठ। ए, तू अब। तभी रोहन आता है और वो अपनी जेब से 30 रुपए निकाल कर राशि को दे देता है। पायल, ये टीचर स्टूडेंट से पैसे क्यों ले रही है? पता नहीं, ये टीचर तो बहुत अलग और खतरनाक लगती है। इसी तरह से राशि एक एक करके सभी स्टूडेंट से पैसे लेती जाती है। अब केवल जानवी बची थी। टीचर जी, मेरे पास पैसे नहीं है। भिखारी कहीं की, तेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी राशि जानवी को बेरहमी से पीटने लगती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। ये देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स बेहद घबरा जाते हैं। जानवी, चल पैर दबा मेरे। और तुम सब एक बात कान खोल कर सुन लो। कल से जो भी पैसा तुम अपने घर से लाओगे, वो सारा पैसा मुझे लाकर देना होगा। और अगर ये बात किसी ने किसी को बताई तो मैं उसे 10वीं में फेल कर दूंगी, समझे? चलो सब एक एक करके अपना टिफिन लेकर आओ मेरे पास। अपनी नई टीचर का बर्ताव और गुस्सा देखकर सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और सभी एक एक करके अपना अपना टिफिन लाकर राशि को देते हैं। और राशि बड़े मजे से एक एक स्टूडेंट्स का टिफिन खा जाती है। और जानवी बेचारी लगातार राशि के पैर दबाए जा रही थी। शाम का समय था। तभी जानवी अपने फटे कपड़ों के साथ घर आती है। वो अपने गरीब माता पिता कुलदीप उर्मिला के साथ रहती थी। कुलदीप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी जानवी को स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद कर दे सके। जानवी बिटिया, ये तेरे कपड़े कैसे फट गए? माँ, वो क्लास में बेंच में अटक गए थे। थोड़े समय बाद, ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक है। अगर मैंने किसी को टीचर के बर्ताव के बारे में बताया तो टीचर मुझे फेल कर देंगी। अगले दिन जब सभी स्कूल आते हैं तभी राशि फिर से यूनिफॉर्म ना होने से जानवी को पीटने लगती है और फिर से उससे अपने पैर दबवाने लगती है। और कल की तरह ही आज भी सभी स्टूडेंट से पैसे और टिफिन छीन लेती है। शाम का समय। अरे वाह, आज तो अपने क्लास के स्टूडेंट से 300 रुपए मिले हैं मुझे। चलो रोज रोज अपनी स्कूटी के पेट्रोल का खर्च तो निकल जाएगा। उसके बाद रोज रोज राशि क्लास के बच्चों के साथ ऐसा ही करने लगती है। एक दिन राशि जानवी को मार मार कर क्लास के बाहर निकाल देती है
तभी जानवी एक दरिया के पास आती है जहाँ पर उसे पीले रंग की बड़ी सी मछली दरिया के बाहर तड़पती हुई दिखती है। उसके पेट में एक बड़ी सी लकड़ी घुसी हुई थी। ये देखकर जानवी उस मछली के पेट से लकड़ी निकालती है और उसके जख्मों पर अपना कुर्ता फाड़कर बांध देती है। जानवी, तुमने मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुम मछली होकर बात कैसे कर रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जानवी, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं काफी समय से यहाँ तड़प रही थी, तुमने मेरी सहायता की, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तभी जानवी अपनी टीचर के सारे जुल्मों के बारे में उस जादुई मछली को बताती है। कोई बात नहीं जानवी, मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ। इसकी सहायता से तुम अपने दोनों हाथ जितने चाहे उतने लंबे कर सकती हो और अपनी टीचर को मजा चखा सकती हो। वो जादुई मछली जानवी को अपनी शक्ति देकर दरिया में चली जाती है। इसके बाद अगले दिन जानवी स्कूल आती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है और राशि टीचर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही थी। इस टीचर ने हमें बहुत परेशान किया है ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, कितनी जोर से मारा रे। राशि गुस्से से खड़ी हो जाती है। किसने मारा मुझे लकड़ी से? हाँ, किसने की यह हरकत? क्या हुआ टीचर जी? मेरे मुंह पर लकड़ी से किसने मारा? लकड़ी से? पर हम सब तो यही बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, हमने नहीं देखा टीचर जी। राशि को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किसने मारा। इधर सभी स्टूडेंट्स जानवी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी राशि सबसे पैसे लेती जाती है और सबके पैसों को अपने टेबल पर रखकर बोर्ड पर कुछ लिखने लगती है। तभी जानवी अपना हाथ लंबा करके वो पैसे झट से खींच लेती है और उन पैसों को क्लास की खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी राशि पीछे मुड़कर टेबल पर देखती है। अरे पैसे कहाँ गए? किसने उठाए टेबल से पैसे? सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हमने नहीं उठाए टीचर। मेरे साथ मस्ती? अभी एक एक करके सबकी तलाशी लेती हूँ और जिसके पास पैसे मिले तो उसकी खैर नहीं। राशि एक एक करके सबकी तलाशी लेने लगती है पर किसी के पास उसे पैसे नहीं मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर पैसे गए कहाँ? राशि परेशान होने लगती है। थोड़े समय बाद वो सारे बच्चों के टिफिन अपने टेबल पर रखकर उन्हें खाने लगती है। बड़ा शौक है ना टीचर जी को बच्चों के टिफिन खाने का, अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। तभी जानवी को सामने दीवार पर एक छिपकली दिखाई देती है। ये देखकर जानवी अपना हाथ झट से लंबा करती है और उस छिपकली को पकड़कर सीधे राशि के पास टिफिन में फेंककर अपना हाथ झट से खींच लेती है। जब राशि की नजर उस छिपकली पर पड़ती है, अरे बाप रे, इस खाने में तो छिपकली है। इसका मतलब मैंने छिपकली मिला खाना खा लिया। राशि चिल्लाते हुए बाहर भागकर जाती है। अरे जानवी, ये कैसे किया तूने? ये टीचर को सबक सिखाने वाला मैजिक है। अब देखते जाओ सब कैसे मैं इस टीचर को इस स्कूल से भगाती हूँ। उसके बाद अगले दिन राशि बच्चों से टिफिन लेना बंद कर देती है। एक दिन राशि बोर्ड पर लिख रही थी। तभी पीछे बैठी जानवी अपने दोनों हाथ लंबे करके पीछे से राशि को जोर से चाटे मारती है। किसने मारा मुझे? क्या हुआ टीचर जी? हम सब तो लिख रहे हैं। राशि फिर से लिखने लगती है। तभी जानवी फिर से अपने हाथ लंबे करके राशि को पीछे से चाटा मारती है। कौन मार रहा है मुझे? टीचर जी, क्या हो गया आपको? आपके पास तो कोई नहीं है, फिर कैसे कोई मार सकता है आपको? राशि फिर से बोर्ड पर लिखने लगती है। तभी इस बार जानवी अपने हाथों से राशि के पीछे से बाल खींच देती है। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सिर के बाल किसने खींचे? राशि जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगती है तभी जानवी अपने हाथों को लंबे कर उस कुर्सी को खींच लेती है, जिसके बाद राशि धड़ से नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। मेरी कमर! टीचर जी, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं क्या आपको? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा पैर! अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? कहीं इस क्लास में कोई भूत तो नहीं है? भागो यहाँ से! राशि दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी सारे स्टूडेंट्स हंसते हंसते बाहर आते हैं। वाह वाह जानवी, क्या सबक सिखाया है तूने टीचर को? उसके बाद अगले दिन राशि ने उस स्कूल से अपना ट्रांसफर करवा लिया और अब जानवी की क्लास में एक अच्छा टीचर आ गया जो उन्हें मन लगाकर पढ़ाने लगा।
ऐश्वर्या को 2 बेटियां होती हैं। उसकी पहली बेटी बहुत ज्यादा काली थी और दूसरी बेटी बहुत गोरी। ऐश्वर्या को शुरू से अपनी बड़ी बेटी से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वो उसके काले रंग की वजह से उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी और इसका कारण ये था कि उसका पति बहुत ज्यादा गोरा था और ऐश्वर्या भी बहुत ज्यादा गोरी थी, जिसके चलते कई बार उसका पति अभिषेक ऐश्वर्या से लड़ाई में कह देता है, अरे तुम जैसी औरत पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं कहां तूने अपना मुंह काला करवाया होगा, जो तेरी ये काली बेटी इस घर में जन्म लेकर पैदा हुई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको जरा भी अंदाजा है कि आपने मेरे बारे में क्या कहा है? मेरी शादी हुई है जब से मैं इस घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ और आप मुझे नहीं बल्कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि ये लड़की इतनी काली क्यों है? अगर मेरी बेटी होती या तुम्हारी और मेरी, हम दोनों ही गोरे हैं, हमारी बेटी इतनी काली तो नहीं हो सकती। अभिषेक इसी प्रकार से ऐश्वर्या से बहुत लड़ता है, जिसके चलते अभिषेक और ऐश्वर्या की लड़ाई एक वक्त पर आकर खत्म हो जाती है। वो अब अपनी छोटी बेटी स्नेहा को ही सारा प्यार करते हैं और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक उन दोनों के बीच में ये भेदभाव चलता रहता है। पिताजी, आप मेरे लिए वो वाली गुड़िया नहीं लेकर आए? मैंने आपको कहा था ना, मुझे मेरी प्यारी वाली गुड़िया चाहिए। प्लीज आप लाकर दो ना मुझे। ओहो, मेरी प्यारी गुड़िया को एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए? हाँ, चिंता मत करो, कल ही मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारी गुड़िया लेकर आऊंगा। पिताजी, मुझको भी गुड़िया चाहिए। पैसा क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं तेरे लिए भी गुड़िया लेकर आऊंगा? इस घर में रहने के लिए मिल रहा है, इतना ही काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? सलोनी किताब लेकर बैठी होती है। अभिषेक गुस्से से उसकी किताबें फेंक देता है। ये देख सलोनी रोती है और रोकर अपनी माँ ऐश्वर्या के पास पहुंच जाती है, लेकिन ऐश्वर्या भी उसे दुत्कार कर अपने पास से भेज देती है। इसी प्रकार अब ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही बेचारी सलोनी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते और उसका स्कूल तक छुड़वा देते हैं, जिसके चलते सलोनी केवल घर के काम ही करने में रह जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। जहां अपनी खूबसूरती के कारण स्नेहा अपनी बड़ी बहन सलोनी से नफरत करने लगती है। आज की पार्टी में मैं ही दिखने वाली हूँ। ये ड्रेस तो मेरे पर बहुत ही प्यारी लग रही है और मुझे देखो जरा मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। चलो चलकर अपनी काली कलोटी बहन को चुराती हूँ। स्नेहा ऐसा सोचने के बाद अपनी बड़ी बहन सलोनी के पास पहुंच जाती है और उसे बंठन कर दिखाने लगती है और ऊपर से उसे उसके काले रंग के लिए ताने भी देने लगती है। काश कि तुम भी गोरी होती तो मैं तुम्हें कह पाती कि हाँ तुम भी मेरी बहन हो, लेकिन तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम इस घर की नौकरानी की हैसियत में ही सोचेबल लगती हो। चलो मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, तुम यहाँ झाड़ू पोछा करती रहो। स्नेहा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन इस बात का सलोनी को जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से ही वो स्नेहा के ऐसे बर्ताव को झेलती आ रही होती है। अब दोनों शादी के लायक हो जाती हैं, जिसके चलते अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही सबसे पहले अपनी छोटी बेटी के लिए अमीर घराने का रिश्ता ढूंढने लगते हैं। बहुत जल्द उन्हें एक अमीर घराने का रिश्ता भी मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी गोरी बेटी की पहले ही शादी कर देते हैं। अरे स्नेहा, तुम्हारी बहुत अमीर घराने में शादी हुई है। देखना बेटी, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और हमेशा तुम खुश रहोगी। चलो चलो, अब ज्यादा प्यार मत दिखाओ, नहीं तो इसे यहाँ से जाने में बहुत तकलीफ होगी। चलो स्नेहा, अब तुम अपने ससुराल के लिए निकल जाओ। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही स्नेहा को उसके ससुराल के लिए विदा कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी काली बेटी से छुटकारा पाने के लिए उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने में कर देते हैं। लेकिन गरीब घराने में जाने के बाद सलोनी को एक बहुत अच्छा परिवार मिलता है। वो लोग गरीब तो होते हैं, लेकिन सलोनी की बहुत कदर करते हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। देखो हम लोग गरीब हैं, लेकिन इस घर में तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। जो प्यार सलोनी को कभी अपनी माँ से नहीं मिला, वो प्यार उसे अपनी सास से मिलता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वहीं उसका पति अर्जुन बहुत समझदार होता है और एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करके वो अपने घर का जैसे तैसे गुजारा करता है। उन सभी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर सलोनी गरीबी में भी खुशी से रह रही होती है, तो वहीं उसकी छोटी बहन स्नेहा अपने ससुराल में अपने अमीर परिवार के साथ परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो आप? तुम्हें नहीं पता, हर सैटरडे नाइट मेरी किट्टी पार्टी होती है और उसके बाद मैं फुल नाइट बाहर ही रहती हूँ, तो आज मैं घर पर वापस नहीं आने वाली हूँ। मेरा इंतजार मत करना और मेड से कह देना कि मेरा खाना न बनाए, वैसे तो उसको पता ही है। मायावती ऐसा कहकर अपनी ब्लैक कैट को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद स्नेहा अपने मन में सोचती है, आज तो माँ जी भी घर पर नहीं है
और आज शायद विकास जी भी घर पर जल्दी ही आ जाएंगे। आज मैं उनके लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सोचकर स्नेहा अपने पति को सरप्राइज देने के लिए घर पर डेकोरेशन करती है और उसके लिए केक बनाती है। लेकिन जैसे ही विकास ऑफिस से घर आता है, वो स्नेहा से कहता है, What the hell? ये सब क्या कर रखा है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऑफिस में कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, और फिर यहाँ आकर मैं सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिले, लेकिन तुम हो कि पूरे घर को बिखेर कर रखा है। विकास का ऐसा बर्ताव स्नेहा को बहुत अजीब लगता है। वो हमेशा उससे रूड बिहेव करता है, यहाँ तक कि वो उसके साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन स्नेहा के मन में अपनी गरीब बहन से मिलने के लिए सोच आती है। मैं तो एक लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, लेकिन मैं देखूं तो सही मेरी गरीब बहन का क्या हाल हो रखा है। आज मैं उससे उसके घर पर मिलने जाती हूँ और उसकी बहुत सारी बेइज्जती करूंगी। ऐसा करके मुझे बहुत सुकून मिलेगा। स्नेहा ऐसा ही सोचकर अपनी गरीब काली बहन के घर पहुंच जाती है, जहां सलोनी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। ओह माय गॉड, तुम्हारी तो बहुत ही बुरी हालत है। तुम इतने गरीब परिवार में रह रही हो। छी 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 छी, यहाँ तो बैठने के लिए साफ कुर्सी तक नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं कितनी बड़ी हवेली में रहती हूँ। मेरे चारों तरफ नौकर चाकर घूमते हैं। तभी अर्जुन कुर्सी साफ करके स्नेहा को देता है। साली साहिबा, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए समोसे लेकर आता हूँ। ओहो, वेरी टिपिकल शब्द। तुम्हारा मुझे साली साहिबा बोलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक इट। और हाँ, वो बाहर के समोसे में खाना पसंद नहीं करती। मुझे तो 5 स्टार होटल के समोसे ही पसंद आते हैं, और वो लाने की तुम्हारी हैसियत ही नहीं होगी। ये कहने के बाद स्नेहा वापस अपने घर आ जाती है, जहां वो अपने पति विकास को मूवी देखने के लिए कहती है। लेकिन विकास तेज ऊंची आवाज में कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? मैं तुम्हारी तरह फोकट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे पास कहीं जाने का कोई टाइम नहीं है। मुझे अपने ऑफिस का बहुत सारा काम है। येलो कार्ड, जहां जाना है वहां जाओ, शॉपिंग करना है शॉपिंग करो, बस मेरा पीछा छोड़ो। ऐसा कहने के बाद विकास अपने काम में लग जाता है। इसी के चलते स्नेहा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने आप से कहती है, सब कुछ है मेरे पास, अमीर परिवार, पैसा, बंगला, लेकिन इन सब चीजों के होने के बाद मुझे वो खुशी नहीं है जो खुशी मुझे मेरी गरीब बहन के घर में उसके चेहरे पर देखने को मिली। सब कुछ होने के बाद भी मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरी बहन के पास कुछ भी न होकर वो बहुत खुश है। कुछ टाइम बाद स्नेहा अपनी गलती की माफी मांगने के लिए अपनी बहन के घर जाती है, जहां अब उसकी हालत सुधर चुकी थी, क्योंकि उन दोनों ने समझदारी के चलते एक समोसे की दुकान खोली और उससे उन्होंने कमाने का साधन खोज लिया, जिसके चलते अब उनकी रोजाना की कमाई से वो अपने घर की परेशानियों को दूर कर देते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा से आपको बहुत बुरा भला कहा और माँ पिताजी ने भी आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन आज जब मैं अकेली हुई तो मुझे पता चला कि अकेले होने का एहसास कैसा होता है। धत पगली, तू मुझसे छोटी है, तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुझे अपने हाथों से बने हुए समोसे खिलाऊंगी। सलोनी अपने हाथों से स्नेहा को समोसे खिलाती है। अपनी बड़ी बहन का ये प्यार देखकर सलोनी बहुत खुश होती है।